हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। साथियों, आपके यूपीपीएससी से नोटिफिकेशन आया है जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें आर ओ के लिए कोई निर्देश नहीं है, लेकिन उसमें प्रॉपर कहा गया है कि आर ओ के लिए भी जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आ जाएगा और आप लोगों की फॉर्म जो है जल्दी मतलब बहुत जल्द ही आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, तैयारी करते रहें, जल्द ही जो है आप लोगों के लिए नई खुशखबरी आएगी आर ओ से रिलेटेड। तो आप अपनी तैयारी में कोई भी कमी ना करें और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपके टेलीग्राम चैनल का नाम भी यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर वीडियो पीडीएफ से रिलेटेड पीडीएफ या जो भी इन्फॉर्मेशन होती है या पीडीएफ होते हैं वो सब वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा सही रहेगा। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति शिव की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति शिव की मुहर जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, ऑप्शन सी सही है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित किया गया है? जो शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है उसमें शिव को किस रूप में प्रदर्शित किया गया है? ध्यान मग्न की अवस्था में, नृत्य करते हुए, शिक्षक के रूप में या विश्राम करते हुए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक के रूप में उन्हें जो है प्रदर्शित किया गया है, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। मुगल शासक जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत के रूप में भेजा था? एडवर्ड टेरी, विलियम फिच, विलियम हॉकिंस या जॉन सरमन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम हॉकिंस जो है यह जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था और यह जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। इसके बाद कौन आया था? इसके बाद टॉमस रो जो है, ठीक है, विलियम हॉकिंस, उसके बाद आया था आपका टॉमस रो आया था। ठीक है, तो हॉकिंस पहले आया था, टॉमस रो बाद में। ये पूछ लेता है कभी कभी कि कौन पहले आया था, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? शेख निजामुद्दीन नौलिया, दिल्ली, शेख मोहम्मद हुसैनी, गुलबर्गा, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, पटना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर। इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमिलित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, पटना। यह गलत है। इनका संबंध जो है वो है दौलताबाद से, दौलताबाद से इनका संबंध है। ठीक है, यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, शेख बुरहानुद्दीन गरीब मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, जब मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया गया था तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के साथ दौलताबाद चले गए थे और उनका बाकी जीवन जो है वहीं पे व्यतीत हुआ, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो शेख बुरहानुद्दीन गरीब हैं वह शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 1881 में, 1851 में, 1862 में या फिर 1871 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1862 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना जो है 1861 के अधिनियम द्वारा, 1861 के अधिनियम द्वारा भारत के 3 स्थानों पे हाई कोर्ट्स या कह सकते हैं उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और वो था कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। महाकवि भारवी किस शासक की राज्यसभा में निवास करते थे? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु या महेंद्र वर्मन प्रथम। देखिए, महेंद्र वर्मन 2 बार आया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंह विष्णु के शासनकाल में भारवी जो है निवास करते थे और इनकी जो प्रमुख रचना है वो किराता अर्जुनियम है। तो याद रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। भारवी द्वारा ही किराता अर्जुनियम की रचना की गई थी जो सिंह विष्णु के राज दरबार में रहते थे, ऑप्शन सी सही है। चोल काल में मंदिर के कार्यों की व्यवस्था करने वाली समिति को क्या कहा जाता था? गढ़ वारियम, उदासीन वारियम, कोइल वारियम या एरी वारियम। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा कोइल वारियम, ऑप्शन सी सही है। चोल काल में मंदिरों के कार्यों की व्यवस्था करने वाली जो समिति थी उसे कोइल वारियम कहा जाता था, ऑप्शन सी सही है। चोलकालीन लेखों में उल्लेखनीय कीटक काशु यह क्या है? यह एक प्रकार का भवन कर था, नर पशु पर लगने वाला कर या फिर गांव की रक्षा के लिए लिया गया कर या दुकानों पर लगने वाला कर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गांव की रक्षा के लिए लिया जाने वाला कर था चोल काल में कीटक काशु। वारेन हेस्टिंग ने राजस्व बोर्ड का गठन कब किया था? 1772 में, 1782 में, 1775 में या 1784 में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा राजस्व बोर्ड का गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है।
दास्य प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड एलनबरो द्वारा, लॉर्ड विलियम बैटिक द्वारा, लॉर्ड हर्डिंग द्वारा या लॉर्ड डलहौजी द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन है एलनबरो द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था 1843 ईस्वी में। तो डेट भी पूछ लेता, याद रखेगा। 1843 में एलनबरो द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। ऑप्शन ए सही है। एक उपभोक्ता संतुलन तब कहा जाता है जब वह अधिकतम प्राप्त करता है क्या? लाभ, सुविधा या फिर संतुष्टि या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी संतुष्टि। एक फर्म के भौतिक आगतों और भौतिक निर्गतों के बीच का संबंध कैसा होता है? उत्पादन फलन पर होता है, उपभोग पर, निवेश पर या फिर मांग पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्पादन फलन पर होता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसके आधार पर हमारे पास पूर्ण प्रतिस्पर्धा और अपूर्ण बाजार होता है? क्षेत्र के आधार पर, समय के, कारोबार के या फिर प्रतिस्पर्धा के? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा के आधार पर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुद्रा हेतु लेन देन मांग, सतर्कता मांग और सटोरी मांग का कुल योग क्या कहलाता है? सट्टा उद्देश्य, मुद्रा आपूर्ति, ऋण योग्य निधि या फिर मुद्रा हेतु तरलता वरीयता? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुद्रा हेतु तरलता वरीयता। ठीक है, जो मुद्रा की लेन देन है, उसकी मांग है, सतर्कता मांग है, सटोरी मांग, इस कुल योग को कहा जाता है मुद्रा की तरलता वरीयता। ऑप्शन डी सही है। पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वित्त हेतु निम्नलिखित में से किसकी वकालत की थी? अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का, न्यूनतम सामूहिक त्याग के सिद्धांत का, न्यूनतम करारोपण के सिद्धांत का या अधिकतम सामाजिक सिद्धांत का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूनतम करारोपण के सिद्धांत का। जिसका मतलब ये है कि कर की दर अगर न्यूनतम रहती है तो कर की प्राप्ति अधिक होती है और कर की जो चोरी है उसमें कमी आती है और फिर जो है इसका दायरा भी बढ़ता है, तो इससे कर की जो प्राप्ति है वो अधिक होती है। तो यही बहुत से अर्थशास्त्री हैं जिनके द्वारा इसकी वकालत की गई थी कि कर की जो दर है न्यूनतम करारोपण का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संपत्ति का सेवा प्रकारों को सार्वजनिक से निजी भागीदारी में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? उदारीकरण, राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण या निजीकरण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निजीकरण। जैसे सार्वजनिक कंपनी जो है उसको बेचना, प्राइवेटाइजेशन, जो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी में अपनी जो हिस्सेदारी है उसे कम कर रही है या फिर से पूर्ण रूप से निजी हाथों में सौंप रही है, यह आपका निजीकरण का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। करों का भुगतान करने की योग्यता के सापेक्ष करारों पर सभी नागरिकों में समान रूप से वितरित होना चाहिए। यह किससे संबंधित है? निश्चितता के सिद्धांत का, समानता के सिद्धांत का, मितव्ययिता के सिद्धांत का या फिर विविधता के सिद्धांत का? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह समानता के सिद्धांत का उदाहरण है। वे कर जो दूसरों पर स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर या जीएसटी कर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष कर। इसका सीधा मतलब ये है अप्रत्यक्ष कर का कि कर की दर जिस पर लागू होती है, कर का भार जिसके ऊपर पड़ता है, कर की वसूली भी उसी से की जाती है। ठीक है, वो जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। जैसे जिसका एग्जाम्पल आयकर है, आयकर की दर जिस पर मतलब लगाई जाएगी, जिस पर आरोपित की जाएगी, उसकी वसूली भी उसी से की जाएगी। यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया, ये सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। जीएसटी आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 180, 35, 280 या फिर 275? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 280 के तहत। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम का संबंध होता है, इसे क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति अंतराल, गुणक, फिलिप्स वक्र या फिर उत्पादन संभावना वक्र? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी फिलिप वक्र गुणांक। फिलिप वक्र में इसमें ये होता है कि जैसे मुद्रास्फीति जब बढ़ती है, जब बेरोजगारी बढ़ती है तो मुद्रास्फीति क्या होती है? कम होती है। जैसे बेरोजगारी बढ़ने से लोगों की जो आय है वो कम होगी, आय कम होगी, उसके बाद क्या होगा कि जो लोगों की परचेजिंग क्षमता है, जो उपभोग है, वो धीरे धीरे कम होगा। और जब उपभोग कम होगा तो फिर उससे क्या होगा कि उससे मुद्रास्फीति जो है सीधे नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति कब बढ़ती है? जब बाजार में मुद्रा की तरलता जो है ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई प्रोडक्ट कम है और उसको खरीदने वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है। लेकिन बेरोजगारी में क्या होता है कि लोगों की जो परचेजिंग क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है, और इस स्थिति में क्या होता है कि जो मुद्रास्फीति वो कम होती है। लेकिन फिलिप वक्र में क्या होता है कि मुद्रास्फीति भी उच्च रहती है और बेरोजगारी भी उच्च रहती है। एक तरफ मुद्रास्फीति बढ़ती है ऊपर और दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बढ़ता है। और इसमें जो मुख्य कारण होता है वो लागत जनित और संरचनात्मक होता है। लागत जनित जैसे मान लीजिए अगर कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि हो जाए, क्रूड ऑयल के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाए तो अंतिम उत्पादित वस्तु अर्थात पेट्रोल वो स्वतः ही महंगा हो जाएगा। पेट्रोल का उपभोग हो या ना हो, ठीक है, उसका अंतिम जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा।
उसी प्रकार संरचनात्मक की अगर हम बात करें, उत्पादन भले ही कितना हो क्यों ना हो, मानिए टमाटर का वर्तमान में हो सकता है कि जैसे टमाटर बहुत महंगा है, हो सकता है कि इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा हो और इसी का होल्डिंग कर दिया जाता हो। जैसे बिचौलिए जो होते हैं इसको स्टॉक के रूप में रख लेते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और जब धीरे धीरे मांग मुद्रा उसका जो मूल्य है वो बढ़ने लगता है, तब वो मार्केट में अर्थव्यवस्था में निकालते हैं। तो इसके पीछे दो कारण होता है, संरचनात्मक और लागत जनित। ठीक है, तो यह फिलिप वक्र जो है मुख्यतः इसे निर्देशित करता है, जिसमें मुद्रास्फीति भी बढ़ती है और बेरोजगारी भी बढ़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्पादन लागतों में वृद्धि ऊपर की ओर ढकेले गए मूल्य को क्या कहा जाता है? मांगजन्य मुद्रास्फीति, लागत जन्य मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जन्य मंदी या आंशिक मुद्रास्फीति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लागत जनित मुद्रास्फीति। देखिए इसमें भी यही है कि अगर उत्पादन लागत में वृद्धि, अगर किसी वस्तु के उत्पादन हम कर रहे हैं, उत्पादन के प्रोसेस में ही अगर उसमें अधिक पैसा लग रहा है तो अधिक उसका जो अंतिम वस्तु बनेगी वो जाहिर सी बात है महंगी हो जाएगी, क्योंकि उसमें जब अधिक पैसा लगा करके हम उसका उत्पादन हम करेंगे तो महंगी तो मिलेगी ही। इसके पीछे मुख्य कारण क्या होता है? इसके पीछे मुख्य जो कारण होता है वो लागत जनित होता है। ठीक है, जिसकी लागत जितनी होती है वस्तु का मूल्य भी उतना ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि प्राथमिक घाटे में से ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? किसके बराबर हो जाएगा? बजट घाटे के, राजकोषीय घाटे से, घाटे की वित्त व्यवस्था से या आगम घाटे से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकोषीय घाटा। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज के भुगतान वाले हिस्से को भी शामिल कर दिया जाए तो वो राजकोषीय घाटा हो जाएगा। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या है? जैसे राजकोषीय घाटा हर साल जब बजट पेश होता है तो सरकार द्वारा उधार भी लिया जाता है और सरकार जो उधार लेती है उस पर ब्याज भी देती है। तो वही है कि राजकोषीय घाटा जो है उसमें से अगर ब्याज के भुगतान वाले हिस्से को घटा दिया जाए, उसके बाद देखा जाए कि कितना हमें देना है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे प्राथमिक घाटा कहेंगे। और जब ब्याज के भुगतान वाले हिस्से को भी उसमें शामिल कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। ऑप्शन भी सही है। आय के आधार पर मांग की लोच में डैश के लिए मांग ऋणात्मक होता है, आवश्यक वस्तु के लिए, निम्न श्रेणी की वस्तु के लिए, सामान्य वस्तु के लिए या गिफियन वस्तु के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिफियन वस्तु के लिए। ऑप्शन डी सही है। वह बिंदु जहां फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतें पूरा कर पाती है उसे क्या कहा जाता है? संतुलन बिंदु, उत्पादन बंद होने का बिंदु, अधिकतम लाभ बिंदु या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इस उत्पादन बंद होने का बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। जब मुद्रा के मूल्य में स्वतः ही बाजार के प्रवाहों द्वारा गिरावट आती है तो उसे क्या कहते हैं? अवस्फीति, विस्फीति, गतिहीन स्फीति या स्फीति। उसे कहा जाता है स्फीति। ऑप्शन डी सही है। जब अर्थव्यवस्था मुख्यतः जो है बाजार पर छोड़ दिया जाता है, जैसे बाजार जैसे ऊपर जाता है नीचे आता है उसके अकॉर्डिंग ही मुद्रास्फीति बढ़ती है घटती है, तो उसे स्फीति कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? आर्थिक वृद्धि, रोजगार की उत्पत्ति, कीमतों में स्थिरता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है रोजगार की उत्पत्ति, आर्थिक वृद्धि और कीमतों की स्थिरता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कीन्स के रोजगार के सिद्धांत में मंदी से अर्थव्यवस्था को उबारने का अंतिम उपाय क्या है? उपभोग मांग, निवेश मांग, सरकारी व्यय, उपभोग या फिर उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारी व्यय। जैसे मान लीजिए अगर अर्थव्यवस्था में मंदी है, मंदी किस कंडीशन में होती है? मंदी उसी कंडीशन में होगी ना जब हम कुछ खरीदने में असमर्थ होंगे, उपभोग करने में असमर्थ होंगे, कुछ परचेज करने में असमर्थ होंगे। इस कंडीशन में क्या कर सकते? इस कंडीशन में सरकार द्वारा यह किया जा सकता है कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, जिससे लोगों को रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा तो उन्हें आय की आमदनी होगी और जब आमदनी होगी तो वो उसका उपभोग करेंगे। इससे क्या होगा? इससे अर्थव्यवस्था जो है स्टेबल हो जाएगी। तो इसका कीन्स ने यही कहा था कि अगर अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारना है तो रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, सरकारी व्यय। और रोजगार उपलब्ध कब होगा? जब सरकारी व्यय में वृद्धि करेंगे। और सरकारी व्यय में वृद्धि दो प्रकार की होती है, एक राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है। पूंजीगत व्यय में अगर कर रहे हैं तो यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन अगर आप पूंजीगत व्यय कर रहे हैं तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है, जिससे ये होता है कि सरकार जो है नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। इससे क्या, जैसे मान लीजिए नए ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इससे क्या होता है कि लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार मिलता है तो आय में वृद्धि होती है, और जब आय में वृद्धि होगी तो इनका उपभोग बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। तो ये सभी क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जेएस मिल द्वारा, एडम स्मिथ द्वारा, लुइस द्वारा या फिर एल्फ्रेड मार्शल द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडम स्मिथ द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली पवन है, सिराको सिसिली, विलिजार्ड चिली, नॉर्वेस्टर भारत। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चिली जो है यह विलिजार्ड जो है चिली में नहीं चलती है, यूरोपीय देशों में चलती है, ठीक है। और चिली आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। नॉर्वेस्टर भारत में, सिराको सिसिली आपके इटली वाले क्षेत्र में, और चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? लॉस एंजल्स, रोम, केप टाउन या फिर न्यूयॉर्क। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन डी। न्यूयॉर्क में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती, जबकि रोम आपके इटली के रोम में, लॉस एंजल्स में और केप टाउन में, इन तीनों जगह हैं आपको भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है। जिसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? यहाँ पे जो रसीले फलों का उत्पादन होता है उसका उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में, और न्यूयॉर्क में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? एनू कुछ जनजातियां दी गई हैं। एनू जनजाति जापान से संबंधित है, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका, मसाई केन्या, पापुआ न्यू गिनी से। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बुशमैन जो है यह आपके दक्षिण अफ्रीका नहीं, यह कालाहारी मरुस्थल वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बुशमैन जनजाति वहाँ निवास करते हैं। अन्य तीनों विकल्प सही हैं। विश्व में कहवा के 2 अग्रणी उत्पादक देश कौन हैं? ब्राजील कोलंबिया, ब्राजील वियतनाम, मैक्सिको भारत, इथियोपिया मैक्सिको। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील और वियतनाम। यह कहवा कॉफ़ी के महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं, विश्व के अग्रणी। तुंगिया कृषि की जाती है। तुंगिया जो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है, आपको बताना है कहाँ पे की जाती है? म्यांमार में, जापान में, न्यूजीलैंड में या फिर फिलीपींस में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार में। म्यांमार में झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि को तुंगिया के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। डोनबास आपके यूक्रेन में स्थित है, और यह किस लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, ताम्र अयस्क के लिए या फिर सोना के लिए। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। रुकवा झील तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए फेमस है? आवरक, कोयला, लौह अयस्क या फिर सोना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रुकवा झील क्षेत्र जो आपके तंजानिया में है, यह भी कोयला उत्पादन के लिए फेमस है। कोयला के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर, पिच ब्लेड, जिप्सम या फिर हेमेटाइट। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, पिच ब्लेड से रेडियम की प्राप्ति होती है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है किससे? हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों की चट्टानों से, वेनेजुएला में एंजिल प्रपात के फेन झाग से, चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से, या फिर अंडमान के निकट समुद्री ज्वारभाटा के अवसादों से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन और जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है प्राकृतिक कपूर। हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कॉपरनिकस द्वारा, टॉलमी द्वारा, लाप्लांस द्वारा या चेम्बरलिन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपरनिकस द्वारा हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। कुपिन का जलवायु वर्गीकरण डैश किस पर आधारित है? जलवायु की दशाओं पर, वर्षा और तापमान पर, वनस्पति मॉडल पर या फिर कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो वर्षा और तापमान पर आधारित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंडों, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, और मेरे साथ बने रहें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो, फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।